रीदा रशीद पर दर्ज हुए मामलात और तमाम सियासी हलचल को लेकर क्या कहा पत्रकार परिषद में रीदा रशीद जी ने, सुनिए। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। आप सभी जानते हैं कुछ महीने पहले आरोप प्रत्यारोप काफ़ी ज़्यादा मुमरा शहर में हो रहे थे और जिसका कारण पूरे महाराष्ट्र की राजनीति पर पड़ा था, जहां पर विधायक जितेंद्र आव्हाड का कहना था कि पुलिस प्रशासन से उन्हें न्याय नहीं मिल रहा और पुलिस प्रशासन पर वो आरोप लगा रहे थे कि उनके ऊपर झूठा मामला दर्ज हुआ है। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे आरोपों को लेकर रीदा रशीद जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, नाम तो नहीं लिया लेकिन खोल करके बहुत सारे आरोप लगाया, ऑडियो सुनाया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैं आने वाले दिनों में पूरा खुलासा करूंगी कि कितने लोग इसमें शामिल थे, कौन लोग थे और किन लोगों का ये षड्यंत्र मेरे खिलाफ रचा गया। हम आपको पूरी पत्रकार परिषद सुनाते हैं और साथ ही साथ कुछ सवाल और कुछ सवालों का जवाब उन्होंने उचित नहीं समझा और उन्होंने दिया नहीं, सिर्फ अपनी बातें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही और सीधा पत्रकार परिषद को ख़त्म किया। लेकिन सवाल अपनी जगह जस के तस कायम है। उन्होंने छेड़ा केरल स्टोरी का मुद्दा, लेकिन उस मुद्दे पर जैसे ही हमने सवाल किया कि क्या आप सपोर्ट करते हो, लेकिन वो सवाल को उन्होंने नकारते हुए, नज़रअंदाज करते हुए अपनी बातें रखी। लेकिन क्या पूरी बातें रखी है वो देखिए। उसके अम्मी तो गाँव चले गए। हाँ तो ठीक है ना, जाके मिलते ना उससे डायरेक्ट। आ गए खाली तुमको स्टेटमेंट देने का एक बार और बाद में वो जो भी फॉलोअप करने का हम लोग ही करेंगे। कहीं भी आना नहीं है, जाना नहीं है। खाली एक बार स्टेटमेंट ऑफिसर जो भी है तुम लोग वहाँ आएंगे, वही स्टेटमेंट लेंगे अपन लोग। कहीं भी आना नहीं है, जाना नहीं है, तुम्हारा मुंह नहीं दिखाने का है। आगे का फॉलोअप हम लोग पूछ लेंगे। किसी को थोड़ा मालूम पड़ेगा बुरखे में कौन आएगा और कौन कहाँ गई। कोई और दूसरी नहीं जो स्टेटमेंट दे सकते अपने को, कोई भी चलेगा। कोई भी चलेगी दूसरी स्टेटमेंट नहीं देंगे। कोई भी जो स्टेटमेंट दे सके अपन उसको दे देंगे। दूसरी कोई है क्या? दो लेडी। हाँ, दूसरी से बात कर लिया। आप पूछो आप भी रेडी है तो बोलना, पेमेंट में अब जगह पे दे दूंगी उनको। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, सामने बैठने के लिए स्टेप उसने बोले मैं पूछ के बताती हूँ। कुछ जरूरत भी नहीं है, तुम्हारा नाम ही नहीं आएगा, तुम्हारा चेहरा ही नहीं शो हो जाएगा, याद रखना। संजय, ये गारंटी हमारी। अगर इनके इसमें चेहरा खोल भी दी तो क्या होता है, उधर चेहरा ब्लर दिखाते, चेहरा नहीं दिखाते। मुंडा और जो नाम आता है ना इनका, वो कट होता है उधर से। इनको खाली सामने जाके बोलना है ना? हाँ, खाली सामने बोलना है, डायरेक्ट जाके मिलाएंगे, बात करा के हटा देंगे। जुम्मा बाद मिलोगे भाई? जल्दी बोलो। मैं टाइम ले लूँ, खाना का टाइम ले लूँ? हाँ, खाना का टाइम ले लो जुम्मा बाद का। भाई बुरखे वाले आफा रहेगी तो मुंह कैसा दिखाएगी, ये बताओ मुझे। हाँ, यही बात है। बात खत्म हो जाती है। फिर मैं तुमको वीडियो तुमको बताती वीडियो 2-4-5 लेडीज ऐसी मिली भी थी मुझे, जिन्होंने कागज का वीडियो बोले मेरे ऑफिस में आते, ऑफिस में आ जाओ। तुम बोलो या तो फिर एमएन के ऑफिस आ गए तो एमएन के ऑफिस में जैसा भी। हाँ, एमएन के ऑफिस से बेहतर रहेगी। हाँ, वही टेंशन। अगर पुलिस वाला आ गया फिर क्या करेंगे? फिर तो कुछ नहीं मिलने वाला है, फ्री में करना पड़ेगा। ऐसी बात है। 5 तारीख को टाइम दिए तो अपने को पहली तक खत्म करना ना कमवा। और भी बल्कि मुझे ऑफर दिया जा रहा था कि आप बोलो प्लीज। मैंने जब इनकार कर दिया था तो बहुत रिक्वेस्ट किया था उन लोगों ने कि आपको हम ऑफर और बढ़ाते हैं, आपको इतना इतना देंगे हम, प्लीज आप ये मतलब कर दो। आपको सबको पता है क्या छठ पूजा से ये विषय चालू हुआ है। छठ पूजा के टाइम भी आप लोग ने देखा किस तरीके से मुझ पे अटैक हुआ, किस तरीके से महिलाओं को भेजा गया, मेरी बेटी को तक के एफआईआर में खींचा गया। इस तरीके से राजनीति छठ पूजा के टाइम हुई है, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिली। और उसमें कामयाबी नहीं मिलने के वजह से मेरे मंच पे भी आके जब उन्होंने देखा 4000 महिलाएं बैठ गई है छठ पूजा के लिए, तो जब उन्होंने खुद ही से मेरे प्रोग्राम में आके मेरे प्रोग्राम में भी कुछ स्टेटमेंट देने की कोशिश की, लेकिन मेरी बहनों ने और अपने मुमरा के लोगों ने उनको खुद को जवाब दिया। अगर वो होने के बाद आप लोग को पता है एक ब्रिज का ओपनिंग था अपना वाई जंक्शन के पास का, वहाँ पर सभी लोग आए थे, सभी पार्टी के लोग थे। वहाँ पर मुर्दाबाद जिंदाबाद क्या के नारे लग रहे थे खुद के नेता के लिए, लेकिन वहाँ पर अपने सीएम आ रहे थे, इसलिए मैं भी वहाँ थी। वहाँ पर मुझे पता था क्या हमारे डीसीएम साहब भी आने वाले, तो हम सभी वहाँ जमा हुए थे। तो वहाँ पर से जब प्रोग्राम हो गया, बोलूँ मैं, जब प्रोग्राम होके जब जाने का टाइम आया तो मैं भी सीएम साहब को मिलने के लिए आगे गई और उसके मेरे आगे और भी लोग थे, उनको अच्छे से जाने दिया गया। उसके बाद मुझे किस तरीके से धकेला गया, जो मेरे साथ बिहेव हुआ, मैं किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी तो नहीं हूँ ना,
मैं मेरे घर वालों की प्रॉपर्टी हूँ। मैं अगर आप इतने मर्द हैं, अगर उसके बीच में बैठी हूँ तो आप लोग को तो मैं ये हक नहीं दे रही हूँ कि मुझसे कैसे बात करना है ना। मैं मेरे लहज़ब में बात करूँगी। तो बोले ना क्या, अगर मैंने नहीं दिया था किसी को ये परमिशन, तो उस तरीके से जो मेरे साथ बिहेव हुआ, और मैं जब पुलिस के पास गई, मेरे पास वो वीडियो भी आ गया जिसके बेस पे एफआईआर दर्ज हुआ। मैंने तो ज़बानी बोल के कुछ हुआ नहीं है, जिसका सबूत भी मैंने दिया जिस पे एफआईआर हुआ। उसके बाद उसी दिन रात को एफआईआर के बाद मेरे पे एक मुमरा में बहुत अच्छे से एक मूवमेंट चालू होता है। टायर जलाया जाता है, मुमरा को रोक दिया जाता है, रिक्शा वालों को जाने आने नहीं दिया जाता है, और सेकेंड डे मेरे पे एक एट्रॉसिटी का केस दाखिल होता है। बहुत ज़बरदस्ती होता है, जो मैंने किया नहीं था, मुझे मालूम नहीं था। एक वीडियो चलाया जाता है, और वो वीडियो भी जब आधा वीडियो दे के एफआईआर होता है, जब मैं पूरा वीडियो देती हूँ पुलिस को तो उसमें वो ओपन हो जाता है कि क्या मामला है करके। ठीक है, उसमें से मेरे को कुछ नहीं होता है, मैं अपना काम चालू है अपना चाहता हूँ। लेकिन लोगों को जमा नहीं मुमरा के राजनेता को लगा अरे ऐसे कैसे हम फेल हो गए, पहली बार हम ऐसे कैसे फेल हो गए, हमें तो सक्सेस होना है, हमें तो हमारा हिस्ट्री है कि हमने एक बार किसी को टारगेट किया तो वो यहाँ से तड़ी पार होता है, या एफआईआर होता है, या जेल में जाता है, या वो बेल लेता है। उसी तरीके से मेरे पास हुआ, लेकिन एट्रॉसिटी में नहीं हुआ। तो सेकंड प्लान इन लोग का तैयार था। इन्होंने कुछ तैयारी करी थी जो हम काम करने वाले, हमको कभी मालूम भी नहीं है सब तैयारी के बारे में। इन्होंने एक मोमेंट ऐसा रखा था कि जिसमें मैं किसी बच्चियों से काम करवा रही हूँ। मेरा कुछ ऐसा रैकेट चलता है जिसमें बहुत गंदे गंदे कलम, 16 से 19 कलम मुझ पे लगाए गए। पहला तो कुछ 10 कलम लगाए गए, उसके बाद और एक एडिशनल चार्ज उसमें लगाया जाता है जिसमें और 10 कलम लगाए जाते हैं, जो मुझे नहीं मालूम था। उसमें भी क्योंकि मालूम था ये एक्शन जो किया है 354 किया है, उसमें तो रिधा को, ये सभी को पता था कि रिधा ये स्टार्ट है। उसके बाद भी पुलिस के पास ये सब चीज़ें जाती है, पुलिस ये सब बातें रखती है। ये सब बात पुलिस के पास जाने के बाद पुलिस ये सब बात रखती है, और पुलिस मुझे अरेस्ट नहीं करती है। तो आपने देखा होगा बहुत वीडियो बने, बहुत ट्वीट हुए, बहुत कुछ मेरे को फॉलो किया गया। मेरे साथ जो हुआ सब मीडिया में है, क्योंकि मैंने नहीं चलाया, ये सामने वाले लोग ने चलाया। इसको अरेस्ट करो, इसको अरेस्ट करो, और क्या मुद्दा था उनको ही मालूम। उन्होंने मुझे अरेस्ट करने की ज़बरदस्ती थाम रखी थी। उसके बाद ये लोग हाई कोर्ट में जाते हैं, जैसे वकील साहब ने आप लोग को एक्सप्लेन किया, हाई कोर्ट में जाते हैं। हाई कोर्ट का भी जजमेंट आता है क्या बाबा, जब ये केस चला गया डीसीपी के पास, मुमरा पुलिस स्टेशन से हाई कोर्ट हटाती है, डीसीपी साहब को देती, जोन 1 के गावड़े साहब के पास जब जाता है, गावड़े साहब पता नहीं वकील पुलिस ने क्या सबूत रखा, क्या कहा हाई कोर्ट को, क्या हाई कोर्ट ने उनको ही वहाँ पर डांटा और उन्हीं को ही एक ऑर्डर दिया डीसीपी साहब को कि ये जो भी रचना में शामिल है उन पे एफआईआर किया जाए। ये 3 तारीख की बात। जब डीसीपी साहब के पास ये बात गई, तब डीसीपी सर के सामने उनको डांट के कहा कि इन पे आपको एफआईआर बनानी है। अपोजिट पार्टी को, जो अपोजिट पार्टी के वकील थे, उनको कहा क्या आप पे भी एफआईआर बनानी है। डीसीपी साहब को पूछा गया इन पे एफआईआर बनानी है, तो डीसीपी साहब ने कहा कि मैं मेरे हिसाब से इंक्वायरी के हिसाब से करूँगा। उसके बाद एक ऑर्डर दी गई उसके नेक्स्ट डे पे कि जित लोग भी शामिल है ये सब चीज़ों में उस पर कार्रवाई हो। इसका मतलब मेरे हाथ में आ गया कि जिन लोगों ने चिल्लाया था ये गुनहगार है, ये काम करती है, ये धंधा करवाती है, जो कहा गया था वो आपने एक ऑडियो में सुना भी। ये कौन थे, मैंने 3 नाम भी दिया, किस तरीके से हुआ, इसमें क्या यूज़ किया गया। मैंने कहा मुमरा के कुछ बहनें हैं, चलाती है जिसका नाम रौनक है। ये सब बाद में बातें आई, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे नाम आए, बहुत सारी चीज़ें आई, जिसमें से नाम आया एक रौनक है जो जिम चलाती है, कुछ पार्लर चलाती है। एक नाम है जो किसी पार्टी की कार्यकर्ता है, शबाना
शबाना करके, एक है जो साइस्ता है जो अपने इधर की शहर की है, इन लोगों को तैयार करके मेरे पे ये सब तैयार किया। आपने ऑडियो में सुना किस तरीके से भुरके वाली लाओ, क्योंकि ये जो केस बनाया था इन्होंने, इसमें क्या होता है, पीड़ित का मुंह नहीं दिखाया जाता है, ना ही पीड़ित का कोई पेपर जमा किया जाता है। उसी का फ़ायदा रिधा रशीद पे एफआईआर बनाने में ये लोग ने किया। मैं आज इसलिए आई हूँ कि मैं पूछूं इनसे कि क्यों इन्होंने मुमरा को बदनाम किया, क्यों भुरके को इन्होंने बदनाम किया। अगर लड़ना था तो मेरे काम से लड़ते, मेरे से लड़ते, मेरे सामने आके लड़ते। एफआईआर के जगह पे बहुत सारी चीज़ें थी, वो सामने लेके आते अगर आप लोग को मिलता तो, लेकिन नहीं, आसान तरीका था और आसान तरीके से इन्होंने बातें सोची कि आज हमने भुरके वालियों को, जो मैंने नहीं बोला, ये आपने ऑडियो सुना है, ऐसे बहुत सारे सबूत आप लोग के सामने और भी आएंगे, आगे भी आएंगे। अभी निचले कोर्ट से जब आएगा तो आप लोग के सामने तो पेपरों की गठियाँ आएंगी, वो आप लोग के पास जब भी आएगी मैं आप लोग को दूंगी, और रोज़ के वीडियोज़ आएंगे, रोज़ के ऑडियोज़ आएंगे आप लोग के पास, क्योंकि इतना कुछ किया है इन्होंने। मेरा एक ही सवाल है, आज देश भर में, मैं तो मेरी बात तो करूंगी, मुझे तो इंसाफ, तो मैं तो बोलूंगी, आज देश, हमारे महाराष्ट्र की सरकार और मैं थाने की पुलिस का तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने काम किया, जिस तरीके से जो मुमरा में पहला केस है जो बिना बेल के आप लोग के सामने है, मुमरा में पहला ऐसा केस है जो बिना बेल के आप लोग के सामने है, तो इसलिए मैं इन लोग का धन्यवाद करती हूँ कि ये, और ख़ास करके हमारे डीसीपी साहब का, गावड़े साहब का, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इस पे काम किया, और जितने भी वरिष्ठ हैं जिन्होंने इस पे साथ दिया मुझे और विश्वास किया, नहीं तो आज के डेट में तो हम ढिंडोरा पीट ही रहे हैं ना, विरोधी लोग ढिंडोरा पीट ही रहे हैं, देश में ऐसा हो रहा है, देश में वैसा हो रहा है, महाराष्ट्र में ऐसा हो रहा है, बुरकों पे ऐसा हो रहा है, नकाब पे ऐसा हो रहा है, किसने छोड़ा हमारे नकाब को, ये सवाल है। क्योंकि मैं भी उधर की हूँ ना, हम तो लड़ते हैं बुरके के लिए, नकाब के लिए, आज कौन लड़ेगा, स्कैंडल मास्क निकलेंगे क्या नहीं मुमरा में, इनको इनकी जगह दिखाई जाएगी क्या नहीं मुमरा में। मैं तो महाराष्ट्र में जा के बोलने वाली हूँ ये बात, मैं महाराष्ट्र में जा के पुकार लगाने वाली हूँ किस तरीके से मुमरा में बुरके को, नकाब को बदनाम किया गया, क्या ज़रूरत थी। आप ही बोलते हो ना, ये पिक्चर तो उसके लिए है, वो पिक्चर तो उसके लिए है, तो आपने क्या किया, क्या हुआ है मुमरा में, क्यों यूज़ हुआ मुमरा, क्यों इस्तेमाल किया गया मुमरा मेरे खिलाफ, वो भी नकाब, वो भी बुरका। ये तो बहुत बहुत शुक्रिया है मुमरा वालों का, मेरे लोगों का, जिन्होंने मुझे एक पल भी छोड़ा नहीं, मेरे साथ बने रहे, मेरे को हर कदम पे फ़ोन किया गया। मैं ऐसी हालत में आ गई थी, अगर आप लोग का साथ नहीं होता मुमरा करो का, तो सच्ची बोलती हूँ, मेरे लिए आना, और मैं ये सुनने को भी नहीं रहती, इस तरीके से मेरी हालत की गई थी, क्या मैं इस तरीके से एक मुसलमान बदनाम हो जाए, एक तरीके से मुसलमान बदनाम तो होता ही, एक तो धंधा करवाने वाली और करने वाली भी भुरके वाली। कौन सा वाला, बस एक मिनट, कम तब नहीं हुआ, रुक जाओ। एक तो धंधा करवाने वाली मुसलमान, करने वाली नकाब वाली, किसने इन्हें हक दिया है, किसने इन्हें हक दिया। इस तरीके से इल्ज़ाम लगा के पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में मेरे नाम का ढिंडोरा पीटा इन्होंने कि ये आरोपी है। इनको कोई सर्टिफिकेट मिल गया था, इनको कोई जजमेंट आ गया था कि ये आरोपी है, फिक्स हो गई है, लेकिन इन्होंने मुझे आरोपी बना डाला था। इसलिए इतना ही है, क्या जो हुआ है आज मैं भी आप लोग के साथ खड़े रह के पूछूंगी क्यों किया गया, क्यों किया। मैडम, इस मामले में मास्टरमाइंड कौन है, उनका नाम लेके बताएंगे। जिस तरीके से आप बता रहे, कौन से पार्टी के कार्यकर्ता थे वो, जिस तीन महिला का आपने नाम लिया, कौन से पार्टी के कार्यकर्ता थे, आपने अब तक नाम नहीं बताया उनका। मुमरा में सत्ता किसकी है, मुमरा में सत्ता किसकी है, मुमरा किसका,
कौन सी पार्टी से जो लोग थे आपके ऊपर हाई कोर्ट में गए थे, जिस तरीके से आपके ऊपर हाई कोर्ट में तो वो उसको भेजा था ना उन्होंने, जो एप्लीकेट थी, जो डुप्लीकेट थी, उसको भेजा था उन्होंने। तो कोई पार्टी किसने भेजा मैडम? सबसे सवाल में है वो आएगा 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 सामने। आज आज आरोप लगा रहे हैं, उस आरोप का आपके पास पूरा प्रूफ क्या? सबको पता है, सबको पता है, सबको पता है, मैम आपने नाम बता दिए, पार्टी का नाम बता दिया, सबको पता है। आएगा आगे, आएगा, किया ना खुलासा। आपने अधूरी बात रखी है, आपकी बात अधूरी है। आप नाम नहीं बता रहे, आप जो एलिगेशन लगा रहे हैं, षड्यंत्रकारी कौन है? आपको पता है, आपको पता है। नहीं, इसमें तो बहुत से लोग हैं, तो कोई एक होगा ना, इसने सबको जो है पूरा चलाया। अभी 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 मुमरा वाले घबराते नहीं हैं, मुमरा वाले घबराते नहीं ना, तो मुमरा वाले अगर घबराते तो इस तरीके से मेरे को सपोर्ट में आज खड़े नहीं होते। मैडम जैसे कि छठ पूजा से एक मिनट, हाँ जरा आपने जो बताया अब तक क्या बात बताई, छठ पूजा से शुरुआत की और रैकेट पे खत्म किया आपने कि आपके ऊपर बैक टू बैक इल्जाम लगाया गया और आपको फंसाया गया, एक ट्रैप बनाया गया, प्री प्लान षड्यंत्र रचा गया। लोगों का ये भी कहना है, आपके ऊपर आरोप है कि आपकी पार्टी ने आपको मोहरा बनाकर आगे किया इनके खिलाफ। कैसे? इसके बारे में आप क्या कहें? कैसे? जो छठ पूजा से आपने स्टार्ट किया, बाईपास के ऊपर जो किया गया, इनका ये कहना है कि सारा प्री प्लान था। उनका ये कहना है कि हमने क्योंकि प्लान करने वाले साइड पे किया। अच्छा, किस तरीके से? वो वीडियो आप बता रहे हैं, किस तरीके से? आपको ये प्री प्लान की ये कौन बोल रहा है? चलिए, मेरा हो गया है अभी अभी ठीक है, मेरे इधर सीएम साहब आए थे 1:15 बजे और ये 12:23 पे 354 का गुना दाखिल हुआ था। सुनिए, मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात सुनिए। ये जो अभी हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, डीसीपी साहब को उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करने को कहा है कि इसमें कहाँ हद तक क्या है, कौन है, वो पूरा जब मामला हो जाएगा तो आपके सामने पूरा नाम भी आएगा और कौन कौन आरोपी है, आरोपी के पिंजरे में कौन कौन है, वो भी पूरे आरोपी के पिंजरे में आपको खड़े मिलेंगे। आप इस बात से ये थोड़ा सस्पेंड है, डीसीपी साहब के माध्यम से ये पूरा इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जिस तरीके से हाईकोर्ट ने डीसीपी साहब को ऑर्डर किया है, वो उन्होंने आपको इस बात का अंदेशा भी है। आपने जैसे किसी पत्रकार ने पूछा था कि उनको अरेस्ट भी हुआ था, किसी को अरेस्ट नहीं हुआ था, वहाँ पर डीसीपी साहब ने रेड किया था और वहाँ पर उनके जो कुछ एविडेंस थे, जैसे कि मोबाइल है, सीसीटीवी फुटेज है, ये सब जो एविडेंस है ना, उन्होंने डीसीपी साहब ने अपने ताबे में ले लिए और वो पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पूरा हाईकोर्ट के सामने लेके आएंगे और उसके बाद में हम आप पूरा मैम पूरा डे वाइज डे विथ नाम के साथ में सब कुछ मिलेगा। अभी आगे आगे चल के सब मिलेगा। मैम के जरिए टारगेट किया गया, लेकिन मैम दूसरे तरीके से टारगेट हुआ है ना। ये जैसे अभी आपने कहा ये टारगेट है, प्रेस रिलीज नहीं है हाई कोर्ट का, करने का ये जो ये नहीं, ये टारगेट है हाई कोर्ट का कॉपी जो अभी आप भाजपा से है, तो भाजपा जो एक मूवी बनाती है और वो मूवी बनाने के बाद मुसलमान को टारगेट कर रही है, तो आऊंगी इस पे आगे बोलूंगी। आज 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 ये था कि आज जो मुझ पे इल्ज़ाम लगा था उतना उसका बोल दिया है। इस पे इंशाल्लाह अभी आप लोग के सामने हूँ, आप लोग के सामने बोलूंगी। आने वाले टाइम में कुछ तो रखो मेरे लिए। हाँ, आपने परेशान करने वाले षड्यंत्रकारी का नाम नहीं बताया। देखिए, ये जो गुना मैडम के खिलाफ जो एफआईआर रजिस्टर हुआ है, सबसे पहले मैडम ने 354 का जो एफआईआर किया था, आपने तो देखा होगा, वीडियो में था, सबको एफआईआर में दिखा होगा कि भाई इनको पकड़ के ढकेला जा रहा है। सिर्फ वो नहीं था, इनको कहाँ पर ढकेला जा रहा है वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी। ढकेला एक भीड़ के ऊपर जा रहा है जो आदमियों से भरी है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक एफआईआर किया। कोई भी कॉमन मैन जाता है पुलिस स्टेशन में एफआईआर करता है, उस एफआईआर के बाद फ़ौरन ये मेरी क्लाइंट मेरे पास आई, मुझे बोली कि मुझे धमकियों वाले कॉल आ रहे हैं, मुझे बार बार एफआईआर विड्रॉ करने के लिए बोला जा रहा है, तो क्या किया जाए। तो हमने उसके लिए फ़ौरन हमारी कंप्लेंट्स बनाई और डीसीपी एसीपी तमाम लोगों को कंप्लेंट दिया और उसी डे 1 से हमने अपने मूवमेंट को, जहाँ भी हम गए उस मूवमेंट को हमारे पास रिकॉर्ड रखा कि हम कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। उसके फ़ौरन बाद
रात में आप देखोगे कि पुलिस स्टेशन जाम किया गया, पुलिस स्टेशन जाम करने के बाद टायर जलाए गए, उसके बाद एक एट्रोसिटी का गुना वापस से रजिस्टर्ड होता है और एट्रोसिटी के बाद देखा गया कि आपने देखा होगा पुलिस स्टेशन के बाहर ही उपोषण में बैठ जाते हैं प्रोटेस्ट के नाम पर कि भाई रिदा रशीद को अरेस्ट करो, एफआईआर लो। उसके बाद वो भी एफआईआर 354 के गुना के 12 या 14 घंटे के बाद होता है, वो भी उस इंसिडेंट्स के लिए जो 26 दिन पहले हुआ नहीं था। ऐसा एक इंसिडेंट शंकर मंदिर में आप सभी ने देखा होगा। उसके बाद जब वो एट्रोसिटी के गुनाह में फेल हो जाते हैं, जब वो झूठा प्रूफ हो जाता है, तो प्लान बी में ये नया गुना दाखिल होता है जिसमें तकरीबन 15 से 16 कलम सेक्शंस लगाए जाते हैं। वो भी इतने गंदे सेक्शंस होते हैं, उसमें एलिगेशंस ये होते हैं कि ये औरत धंधा कराती है, लड़कियों को बेचती है। और एलिगेशंस के बाद एक प्रेशर क्रिएट करने के लिए ट्विटर, सोशल मीडिया, फेसबुक को इस्तेमाल किया जाता है। उस पर एक औरत बैठती है और इंसाफ मांगती है कि मेरी बेटी को इंसाफ दो। हालांकि वो औरत भी बाद में आगे इन्वेस्टिगेशन में झूठी साबित होती है। और जो पिटिशनर इस पे दबाव डालने के लिए एक हाईकोर्ट में पिटिशन फाइल होता है, जिसके अंदर पिटिशनर हाईकोर्ट में जाके 2 प्रेयर मांगती है। सबसे पहला प्रेयर कि भाई ये जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर एक सीनियर रैंक के ऑफिसर को अपॉइंट किया जाए, सीनियर रैंक एसीपी या कमिश्नर रैंक का। उसके बाद जो दूसरा उनका प्रेयर होता है, उस प्रेयर में वो कहते हैं कि भाई हमें इन्वेस्टिगेशन पे भरोसा है, आप इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट को कोर्ट में प्रोड्यूस करो। तो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट कोर्ट में प्रोड्यूस होती है। जब जजेस, डिवीज़न बेंच 2 जजेस बैठे हैं, जस्टिस गडकरी और जस्टिस पीडी नायक, जब वो डिवीज़न बेंच उसका कॉग्निजेंस लेती है, देखती है, तो उनको पता चलता है कि इसके अंदर कुछ चीज़ें कॉन्ट्राडिक्टरी चल रही है। तो उसी वक्त उनके प्रेयर के मुताबिक, इन्हीं का पिटिशन है, इन्हीं के पिटिशन पे कोर्ट एक ऑफिसर को अपॉइंट करता है, गणेश गावड़े, जो कि डीसीपी जोन 1 के डीसीपी है। उन्हें तो मुमरा शहर के बारे में कुछ पता नहीं था, वो बस जस्ट अपॉइंट हुए थे नए। जब उनके पास इन्वेस्टिगेशन जाता है तो उस इन्वेस्टिगेशन में उनकी रिपोर्ट फिर कोर्ट में सबमिट होती है, जहां उनकी इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है जो पिटिशनर है वो झूठी है, उसका नाम झूठा है, उसके डॉक्यूमेंट झूठे हैं और इस पिटिशनर के पीछे एक पूरी कॉन्स्पिरेसी रचने वाली टीम है। और इसमें शहर के काफ़ी लोग हैं जो आपके सामने, शहर के सामने ज़रूर आएंगे, बहुत ही जल्द आएंगे। और इसके बाद हाईकोर्ट इसमें एक ऑर्डर पास करता है कि उसमें स्पेसिफिक लिखा गया, हाईकोर्ट ने बोला है कि डीसीपी को पावर दिया है कि आप इसके अंदर एक्शन ले सकते हो। इसके अंदर डीसीपी ने एक सेपरेट इन्वेस्टिगेशन किया है, जो कॉन्स्पिरेसी हुई है, इस कॉन्स्पिरेसी के बारे में वो सब आपके सामने बहुत जल्दी आएगी। मैम आप पे ही क्यों ऐसा हो रहा है, वजह क्या है? मेरे पे इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने है ना यहाँ पर मस्जिद नहीं देखी, मैंने यहाँ मंदिर नहीं देखी, मैंने यहाँ छठ पूजा नहीं देखा, मैंने कोई अपना त्योहार नहीं देखा, मैंने सब त्योहारें बनाई, मैं सब में शामिल होती हूँ। ये बात की तकलीफ हो गई। और जो फैन फॉलोइंग देख रहे हैं, जो लोगों की भीड़ देख रहे हैं, उससे यहाँ के लोगों को तकलीफ हो गई। ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के साथ।